लाइक क्लियर एग्जामिनेशन अगर आप अमेरिका की हिस्ट्री को नहीं पढ़ते, क्योंकि अमेरिका जो है हमारे वॉर अगेंस्ट टेरर 2001 से बहुत ही हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। और अमेरिका इज़ वन ऑफ द सुपर पावर। अमेरिका का हमारी जितनी भी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि IMF है, इसके अलावा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें अमेरिका का एक बहुत ही मेजर रोल है, जिसकी वजह से अमेरिका को आपने हर सूरत में पढ़ना है। इसकी हिस्ट्री इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। विल डिस्कस टुडे रिगार्डिंग कि कैसे अमेरिका में जो है ब्लैक्स की रेसिज्म शुरू हुई, ये कब से शुरू हुई, इसकी क्या रीजंस थे, और अमेरिका की जो ब्लैक रेस है उसने किस तरह स्ट्रगल किया, ये हम आज देखेंगे, एनालाइज करेंगे। अच्छा, अमेरिका जो था, मतलब जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट बना, ये जो एग्जिस्टेंस में आया है, ये बहुत ही स्ट्रगल के बाद आया है। ठीक है, होता ये है कि क्रिस्टोफर कोलंबस जो होता है वो स्पेन का होता है नेविगेटर। उसको भेजा जाता है कि वो जो है सर्च करे, डिस्कवर करे नया न्यू आइलैंड या लैंड की सर्च करे, क्योंकि जो स्पेन के लोग होते हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग होते हैं, जो फ्रांस के लोग होते हैं, उनको वो उनके अंदर एक डिज़ायर होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लैंड को डिस्कवर करें, उस लैंड को कल्टीवेट करें, और वो अपनी जो मदर कंट्री है उसको एक्सपेंड करें। जैसे जो उनकी मदर कंट्री है, जैसे द ग्रेट ब्रिटेन को एक्सपेंड किया जाए, फ्रांस को करें या स्पेन को। फाइनली क्रिस्टोफर कोलंबस जो है 1492 में आते हैं एक आइलैंड ऑफ बहामास में, जिसमें वो डिस्कवर करते हैं, ये सदर्न पार्ट था अमेरिका का, आइलैंड ऑफ बहामास, जिसमें वो 4 सिविलाइजेशंस को डिस्कवर करते हैं, जिसमें एक पहली सिविलाइजेशन थी रेड इंडियंस, सेकंड मायास, एक इनकास थे, और तीसरे चौथे जो थे वो एस्टैक्स थे। ठीक है, जिसमें रेड इंडियंस जो थे बहुत ही अनसिविलाइज्ड लोग थे, जो हंटिंग पे जिनकी सारी मतलब ज़िंदगी मतलब बेस करती थी। अच्छा, ठीक है, अब हमारी लाइक आइलैंड जो है डिस्कवर हो गया। उसके बाद क्या होता है कि एक कंपटीशन आ जाता है। फ्रांस की मतलब जो लोग होते हैं, इंग्लैंड के लोग होते हैं, और जो हमारी लाइक इसके स्पेन के लोग होते हैं, वो जो है माइग्रेशन शुरू कर देते हैं अपनी कंट्री से। माइग्रेशन की 3-4 वजह होती हैं। पहली वजह होती है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। वो चाहते हैं कि वो ऐसी जगह पर रहें जहाँ वो अपना रिलीजन विथ फ्रीडम प्रैक्टिस कर सकें। सेकंड जो वजह होती है माइग्रेशन की, वो वजह होती है कि ट्रेड उनकी बढ़ सके। ठीक है, वो वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड कर सकें। मर्कांटाइलिज्म एक जो है सेकंड वजह होती है। थर्ड जो वजह होती है प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन। यूरोप में क्या होता है, पॉपुलेशन का जो है प्रेशर काफ़ी होता है, और यूरोप में जो लैंड होता है, कल्टीवेशन लैंड, वो कम होता है। तो उधर जो फार्मर्स होते हैं या जो आपके पेजेंट्स होते हैं, वो चाहते हैं कि उनको ज़्यादा लैंड मिले जिसमें वो कल्टीवेट करके अपनी एक लाइवलीहुड अच्छी तरीके से गुजार सकें। तो एक इस बेसिस पे जो है माइग्रेट कर जाते हैं। तो ऑलमोस्ट 13 कॉलोनीज़ जो है अमेरिका के आइलैंड पे फॉर्म हो जाती हैं, जिसमें लाइक 13 कॉलोनीज़ में न्यूयॉर्क, वर्जीनिया, साउथ कैरोलिना, नॉर्थ कैरोलिना, ये मतलब कुछ नाम है जो 13 कॉलोनीज़ फाइनली अमेरिका में आ जाती हैं। ठीक है, अब ये 13 कॉलोनीज़ 4 रीजन्स में डिवाइड हो जाती हैं। अब क्या होता है कि जब ये 13 कॉलोनीज़ आ जाती हैं, तो ऑब्वियसली ये किस बेसिस पे आई होती हैं कि इनको फ्रीडम मिला जाए। अब इन 13 कॉलोनीज़ पे फिर ब्रिटिश के मास्टर्स आकर राज करना शुरू कर देते हैं। अब जो 13 कॉलोनीज़ होती है उसमें मिक्सचर होता है लोगों का, रेड इंडियंस रह रहे होते हैं, डिफरेंट मतलब कल्चर्स के लोग रह रहे होते हैं। अब जो 13 कॉलोनीज़ है वो मतलब बिल्कुल भी ब्रिटिश का अपने ऊपर जो है अथॉरिटी को बर्दाश्त नहीं कर पाती, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिप्रेस हुई होती हैं। पहली ब्रिटिश ने अपनी कॉलोनीज़ बनाई होती हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू। तो ब्रिटिश का वैसे काम है थोड़ी कॉलोनीज़ मतलब जाके कॉलोनाइजेशन कर लेते हैं। खैर लोग सेटिस्फाई नहीं होते, वो ब्रिटिश गुड्स से बाइकआउट कर लेते हैं। जो आपके इसके लोग होते हैं, आपके 13 कॉलोनीज़ के जो लोग होते हैं वो ब्रिटिश गुड्स से बाइकआउट कर लेते हैं। फाइनली जब वो बाइकआउट करते हैं ब्रिटिश गुड्स से, तो ये होता है कि वो सारे जो 13 कॉलोनीज़ हैं वो एक साथ मिल जाती हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ थॉमस जेफरसन, इसके अलावा लीडरशिप ऑफ लाइक जॉर्ज वॉशिंगटन। अब इस मिलने
मिलने पे जो हमारी स्टार्ट होती है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये 13 कॉलोनीज वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए फाइट करती हैं और मतलब ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए लड़ती हैं। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल प्ले करते हैं वो ब्लैक रेस प्ले करती है, कि ब्लैक जो लोग होते हैं वो जॉर्ज वॉशिंगटन का पूरा तरीके से साथ देते हैं कि जॉर्ज जो मतलब अमेरिका जो आज़ाद हो जाए। फाइनली 1783 में अमेरिका जो है मतलब आज़ाद हो जाता है, मतलब जो है इसकी इंडिपेंडेंस हो जाती है, ठीक है। अमेरिका जो एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाता है। अब आते हैं कि फिर आगे क्या हुआ। अब ये होता है कि अमेरिका जब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से आज़ाद हो जाता है तो अमेरिका दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। एक होता है नॉर्थ अमेरिका, एक होता है साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में जो है काफ़ी जो है वो इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया होता है। जो आपका साउथ अमेरिका होता है वो उसमें सारा का सारा उसका इस तरह की ज्योग्राफी होती है कि उसमें सारा का सारा एग्रीकल्चरल बेस्ड एरिया होता है। जो आपका साउथ अमेरिका होता है मतलब उसमें सारा का सारा एग्रीकल्चर एरिया होता है। तो ऑब्वियसली अगर आपका कोई एग्रीकल्चर लैंड है तो यू नीड फार्मर्स देयर कि वो लैंड की कल्टीवेशन करें। और आप उन फार्मर्स को पुराने ज़माने में किस तरीके से यूज़ किया जाता था, दे वर यूज्ड एज स्लेव्स। तो ब्लैक जो लोग होते हैं थे उनको जो है क्या किया गया कि साउथ अमेरिका में फार्मर्स के तौर पे यूज़ किया गया, स्लेव्स के तौर पे यूज़ किया गया। अब अमेरिका जो स्लेव्स जो ब्लैक रेस थी इनकी डिस्क्रिमिनेशन 16th सेंचुरी से ही स्टार्ट हो गई थी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेस, ठीक है। कि मतलब ये एक शूदर कौम है एंड मतलब ये अल्लाह ताला ने कुदरत ने इनको इस तरह का बनाया है कि सख्त बनाया कि सख्त काम कर सकें, क्योंकि वाइट पीपल जो है रेजिस्ट नहीं कर सकते इतनी हीट। तो इनको जो है जो बहुत ज़्यादा हॉट एरियाज़ होते थे उनमें इनको कल्टीवेशन का काम दे दिया जाता था एज अ स्लेव, ठीक है। अब स्लेव्स की मतलब ये स्टार्ट हो गया सिस्टम। ब्लैक लोग मतलब बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस थे, बहुत ही ज़्यादा डिप्राइव सोसाइटी में रह रहे थे। अब 1861 से लेकर 1865 तक ब्लैक लोग जो है सिविल राइट मूवमेंट चलती है, सिविल वॉर हो जाती है, जिसमें जो वॉर होती है वो नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका के बीच में सिविल वॉर होती है। और फिर जो आपका अब्राहम लिंकन है, बिकॉज वो एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से आता है, जो प्रेसिडेंट बनता है अमेरिका का, उससे रियलाइज़ होता है कि साउथ के लोगों के साथ सच में बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है। और 1865 में जो अब्राहम लिंकन है वो अबॉलिश कर देता है स्लेवरी, जिसमें 4 मिलियन जो है स्लेव्स फ्री हो जाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो 16th सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी तक जो बात चल रही है इसमें ये होता है, ये कहानी है इसकी कि इसमें स्लेव पेट्रोल होता है। इसमें स्लेव पेट्रोल इस तरह होता है कि फॉर एग्जांपल जो है जो लोग जो वाइट पीपल हैं वो स्लेव पेट्रोल करते हैं। स्लेव पेट्रोल में ये होता है कि वो देखते हैं कि कहीं कोई स्लेव भागने की कोशिश तो नहीं कर रहा, या कोई स्लेव जो अपने मास्टर को धोखा देने की कोशिश तो नहीं कर रहा, या कोई स्लेव माइग्रेट तो नहीं कर रहा साउथ रीजन में, क्योंकि वहाँ जो स्लेवरी नहीं है इतनी ज़्यादा। तो ये स्लेव पेट्रोल करते हैं और अगर ये देखते हैं कि कोई स्लेव बगावत कर रहा है, भाग रहा है, तो उसको मार दिया जाता है। तो यही स्लेव पेट्रोल आज जो है अमेरिकन पुलिस में चेंज हो गई, जो वाइट पीपल हैं, और इसलिए इनका ट्रीटमेंट एक ये भी बड़ी वजह है कि इस तरह का मतलब बहुत बुरा है ब्लैक रेस के साथ। अच्छा, फिर एबॉलिश हो जाती है 1865 में स्लेवरी, 4 मिलियन जो है स्लेव्स आज़ाद हो जाते हैं। अब यहाँ मतलब कहानी ख़त्म नहीं होती। अब कहानी आगे ये होता है कि आपका अमेरिका में 1863 से लेकर 1877 तक रिकन्स्ट्रक्शन एरा आता है। रिकन्स्ट्रक्शन एरा में ये होता है कि एंड्रयू जॉनसन जो आपका नया प्रेसिडेंट बनता है वो 15th अमेंडमेंट देता है, जिसमें वो वोटिंग राइट्स मतलब अनाउंस कर देता है। लेकिन वो कहता है कि ये जो वोटिंग राइट्स मैंने अनाउंस किए हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है स्टेट रिस्पॉन्सिबल है कि वो इसको इम्प्लीमेंट करती है, किस तरीके से करती है। अब फिर यही होता है कि सदर्न स्टेट्स जो हैं अमेरिका में, जो सदर्न स्टेट्स है, सदर्न अमेरिका में जो स्टेट्स हैं वो फिर से जो है डिस्क्रिमिनेट करने के लिए ब्लैक रेस को इस तरह के लॉज पास कर लेती है कि जिससे ब्लैक रेस का जो राइट ऑफ वोटिंग है वो छिन जाता है ऑटोमेटिकली। वो लॉज क्या होते हैं कि वो बंदा वोट दे सकता है जो एजुकेटेड हो, वो बंदा वोट दे सकता है जो टैक्सेस पे करता हो। अब
उस टाइम पे जो ब्लैक रेस थी, ना ही वो इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, ना ही वो इतनी ज़्यादा अमीर थी कि वो टैक्सेस पे करे, तो ऑटोमेटिकली जो ब्लैक रेस थी वो जो है डिस्क्रिमिनेट हो गई और उनसे जो राइट ऑफ वोटिंग था वो छीन लिया गया, मतलब साउदर्न स्टेट्स में। अब ये आपका जो था रिकन्स्ट्रक्शन एरा था कि इसमें लॉ पास हुआ फॉर द ब्लैक पीपल, लेकिन फिर भी ब्लैक लोगों को, ब्लैक रेस को डिस्क्रिमिनेट किया गया। फिर हमारा आता है सेग्रीगेशन एरा। सेग्रीगेशन एरा जो होता है हमारा 1885 से लेकर 1964 तक चलता है। इसमें जो है जिम क्रॉ लॉस पास किए जाते हैं। जिम क्रॉ जो है ये इन्होंने एक मतलब वाइट पीपल जो है एक मजाक बनाने के लिए जो है देती हैं ये लॉस फॉर ये ब्लैक लोगों का मजाक बनाने के लिए वाइट पीपल ये इस तरह के लॉस पास करते हैं। ये एक लोकल लॉज होते हैं जो सदर्न स्टेट्स में पास हो जाते हैं, और उसमें ये होता है, इन लोकल लॉज में ये होता है कि आपकी जो टॉयलेट्स होते हैं, पब्लिक टॉयलेट्स, वो वाइट के अलग कर दिए जाते हैं, ब्लैक के अलग कर दिए जाते हैं। पब्लिक प्लेसेस जो हैं वाइट की अलग कर दी जाती हैं और ब्लैक की अलग कर दी जाती हैं। पब्लिक रेस्टोरेंट्स अलग हो जाते हैं, पब्लिक स्कूल्स अलग हो जाते हैं, जितनी भी पब्लिक वेलफेयर फैसिलिटीज़ हैं वो अलग कर दी जाती हैं, ठीक है। फिर जिम क्रॉस लॉज के मुताबिक बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रोसिक्यूशन होती है, लिंचिंग की जाती है ब्लैक पीपल की। ब्लैक जो आपकी रेस है, ब्लैक लोगों को कंटिन्यूसली मारा जाता है। किसकी बेसिस पे? शक की बेसिस पे, कि कभी किसी ब्लैक बंदे को मार दिया इस बेस पे कि उसने शायद चोरी की, कभी इस बेस पे मार दिया कि वो कोई नकली नोट लाया, कभी इस बेस पे मार दिया कि वो ड्रग ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व था। मतलब लिंचिंग का ये पीरियड चल रहा है। ये सेग्रीगेशन है। सेग्रीगेशन के वर्ड से आपको पता चल रहा होगा कि किस तरीके से सेग्रीगेशन हो रही है ब्लैक लोगों के साथ। अच्छा, अब फिर क्या होता है कि हर चीज़ अलग कर दी गई। फिर 1954 में ब्राउन वर्सेस बोर्ड ऑफ एजुकेशन की बात होती है। उसमें ये होता है कि ब्राउन वर्सेस बोर्ड ऑफ एजुकेशन में जो ब्लैक लोग हैं वो जो एक एसोसिएशन होती है, नेशनल एसोसिएशन फॉर कलर पीपल, जो है वो अपील कर देती है कोर्ट में, और वो ये कहती है कि ये बहुत गलत है कि पब्लिक स्कूल्स जो हैं ब्लैक के अलग हैं, वाइट के अलग हैं, उनको इतना मतलब ब्लैक लोगों को शूदर समझा जा रहा है। तो अपील कर देती कोर्ट में, और कोर्ट जो है फैसला ब्लैक लोगों के हक में सुनाती है कि ब्लैक एंड वाइट जो है एक ही स्कूल में पढ़ेंगे, ये जो रेशियल सेग्रीगेशन है ये ख़त्म की जाए। और फाइनली 1954 में ब्राउन वर्सेस बोर्ड ऑफ एजुकेशन के तहत ये रूल पास होता है कि जो है ब्लैक भी वाइट के स्कूल्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो होता है लिटिल रॉक स्कूल, आई वॉज रीडिंग कि लिटिल रॉक स्कूल में जो है 9 बच्चों का, इस लॉ के पास होने के बाद 9 बच्चों का, 9 ब्लैक स्टूडेंट्स का एडमिशन होता है लिटिल रॉक स्कूल में। लेकिन वाइट लोगों में इतनी ज़्यादा उनके लिए एजिटेशन, एग्रेशन पाई जाती है, फ्रस्ट्रेशन पाई जाती है कि उन 9 स्टूडेंट्स को, 9 ब्लैक स्टूडेंट्स को स्टेट को गार्ड्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं, जो गार्ड्स के साथ जो है स्कूल के अंदर एंटर होते हैं, जो 9 ब्लैक चिल्ड्रन हैं जब वो वाइट स्कूल में एडमिशन लेते हैं, ठीक है। अब फिर क्या होता है, ये स्टोरी यहाँ ख़त्म नहीं होती, आगे ये इस तरह चलता है कि 1955 में मिसिसिपी में आपकी एमिट टिल, एक 14 साल का जो बच्चा होता है, उसको मार दिया जाता है। किस बेस पे मार दिया जाता है कि वो जो है शॉप पे जाता है और वो शॉप पे एक वाइट वूमेन को देख के कुछ कह देता है, कोई कमेंट पास करता है। वो वाइट वूमेन अपने हस्बैंड को बताती है और वो जो बच्चा होता है वो नेक्स्ट डे किडनैप हो जाता है। उसके बाद वो लोग उसको मार देते हैं और उसकी बॉडी को म्यूटिलेटेड कर दिया जाता है, बहुत बुरी तरीके से मारा जाता है। अब जो ब्लैक रेस थी उसमें बहुत एग्रेशन आ गई। उन्होंने कहा कि मतलब एक 14 साल के बच्चे तक को इन्होंने नहीं छोड़ा, मतलब वाइट लोगों ने, तो वो रोड पे आ जाते हैं। वैसे उनमें एग्रेशन की एक लेयर चल रही होती। साथ ही एक और इवेंट हो जाता है अल्बामा में रोज़ा पार्क के साथ, जो 42 ईयर ओल्ड लेडी होती है, ब्लैक लेडी होती है रोज़ा पार्क, वो बस में ट्रेवल कर रही होती है। और बस में जब वो ट्रैवल कर रही होती है तो एक वाइट मैन बस में एंटर होता है और वो देखते हैं कि कोई भी सीट नहीं है। वो वाइट मैन जो है ड्राइवर को कहता है कि मतलब जो ब्लैक वूमेन बैठी हुई है वाइट की सीट पर, उसको उठाया जाए और मुझे बिठा दिया जाए। तो ड्राइवर जो है रोज़ा पार्क को कहता है, रोज़ा पार्क कहती है मतलब मैं जो सीट को वैकेट नहीं करूँगी, जिसके बेसिस पे जो ड्राइवर होता है वो कॉल करता है पुलिस को और रोज़ा पार्क अरेस्ट हो जाती है। अब रोज़ा पार्क जब अरेस्ट हो जाती है, किंग मार्थर जो होता है वो सारे लोगों में जो है अवेयरनेस फैलाता है। ये किंग
जो है मार्टिन लूथर, जो आपका है किंग मार्टिन लूथर, जो बड़ा फेमस पर्सनैलिटी है, वो लोगों में ब्लैक रेस में अवेयरनेस फैलाता है कि कितनी ज़्यादा हमारे साथ सेग्रीगेशन की जा रही है कि हम बस में एक तो पहले आके बैठे हुए हैं सीट पे और ऑलरेडी हमें उठाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि एक वाइट इंसान जो है बस के अंदर आ गया था। तो वो जब ब्लैक रेस में एग्रेशन पैदा होती है तो बाइकआउट हो जाता है बस का। मतलब ब्लैक रेस क्लियरली ये कह देती है कि हम लोग किसी भी बस में ट्रैवल नहीं करेंगे। जब वो मतलब यूएसए गवर्नमेंट ये देखती है तो वो लॉ पास करती है कि इनकी जो सेग्रीगेशन है जिसमें बस में सेग्रीगेशन हो रही है कि अलग अलग बस की सीट्स होंगी, ब्लैक के लिए अलग, वाइट के लिए अलग, ये ख़त्म की जाए। फाइनली वो ख़त्म हो जाती है। फिर क्या होता है, मतलब 1955 में रोज़ा पार्क का ये इंसिडेंट होता है। उसके बाद जो है 1956 से लेकर 1963 तक जो है किंग मार्टिन लूथर बहुत ही ज़्यादा फेमस हो जाता है, बिकॉज उसके बहुत फॉलोअर्स बन जाते हैं, जो वो मतलब क्योंकि वो जो इश्यूज़ हैं ब्लैक के वो मतलब उस पर इश्यूज़ पे बात करता है और वो लोगों को इतना ज़्यादा ब्लैक रेस को एजिटेट करता है कि 1963 में वाशिंगटन में लाइक 3 लाख ब्लैक जाके बैठ जाते हैं और क्यों वो बैठते हैं कि वो अपने राइट्स मांगते हैं, फ्रीडम के राइट्स, जॉब्स के राइट्स मांगते हैं। 1963 में पुलिस आती है, पुलिस आके जो है अरेस्ट करती है किंग मार्टिन लूथर को, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा लोगों को अगेंस्ट गवर्नमेंट कन्विंस कर रहा होता है। ठीक है, अब 1963 में आ गया तो उस टाइम जो है जो किंग मार्टिन लूथर है उसका एक एक्शन होता है, टेकिंग अ नी। आजकल आप देख रहे होंगे कि जॉर्ज फ्लॉयड के मरने के बाद लोग अपनी डिप्रेशन का या अपने अफसोस का या अपनी रिजेंटमेंट का इजहार किस तरह करें, टेकिंग अ नी, वो अपनी एक मतलब घुटने की नी पे बैठकर अफसोस शो करते हैं। एक्चुअली इस टेकिंग अ नी की जो हिस्ट्री है वो मार्टिन लूथर से ऑरिजिनेट होती है, जिसने जो है जब पुलिस आई थी उसको अरेस्ट करने के लिए तो उसने भी एक टेकिंग अ नी का जेस्चर दिया था। तो ये होता है। अब 1963 में किंग मार्टिन की स्टोरी जो है ख़त्म हो जाती है। अब 1965 से लेकर 1985 तक मैल्कम एक्स जो एक ब्लैक वो भी मैल्कम एक्स भी एक ब्लैक मुस्लिम था, वो मतलब काफ़ी इन हो जाता है। वो कहता है कि मार्टिन की जो नॉन वायलेंट मूवमेंट्स थी जिसमें उसने बाइकआउट किया, सिट-इन्स किए, वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रही, क्योंकि अभी भी हमें जो है इतने ज़्यादा राइट्स नहीं मिले जिस तरह हमें मिलने चाहिए। मैल्कम एक्स लोगों को रियलाइज़ करवाता है 1965 से लेकर 1985 तक, वो ये लोगों को रियलाइज़ करवाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताऊं कि किंग मार्टिन लूथर का जो मतलब काम होता है या उसका जो कन्विंस करना होता है या जो उसका बाइकआउट्स होते हैं, जो उसकी एक सिविल राइट मूवमेंट चलाता है वो, जिसमें बाइकआउट सिट-इन्स करता है, इससे 2-3 चीज़ें चेंजेस आती हैं। गवर्नमेंट जो है सिविल राइट्स एक्ट पास करती है 1964 में, जिसमें सेग्रीगेशन जो है पब्लिक प्लेसेस से ख़त्म की जाती है, जिसमें आपकी सेग्रीगेशन फ्रॉम आपकी डिफरेंट पब्लिक प्लेसेस जैसे कि टॉयलेट्स, रेस्टोरेंट्स, स्कूल्स, बसेस, ये सब ख़त्म कर दिए जाते हैं। फिर नेक्स्ट आपका जो एक्ट पास होता है वो वोटिंग एक्ट पास होता है 1965 में। ये वोटिंग एक्ट पास किया जाता है जिसमें सारे लोगों को वोटिंग का राइट दे दिया जाता है, और इसका ये बेस नहीं होता कि एजुकेशन किसकी कितनी ज़्यादा है या उसकी वो टैक्स पे कर रहा है या नहीं कर रहा, ये नहीं देखा जाता। तो मार्टिन जो लूथर है, किंग मार्टिन लूथर, उसके ये 2 बड़े माइलस्टोन्स हैं कि इसने बड़ा ये 2 इंपॉर्टेंट काम किए। फिर मैं बता रही हूँ मैल्कम एक्स आ जाता है। मैल्कम एक्स एक मुस्लिम होता है, वो इस्लाम के बेसिस पे बताता है कि इस्लाम हमें ना क्लियरली ये चीज़ कहता है कि इक्वालिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग जो है इंश्योर करें कि मतलब इक्वालिटी हो, क्योंकि इस्लाम कहता है कि ऑल पीपल आर बॉर्न इक्वल और नो मैटर व्हाट्स देयर रेस, क्रीड, कल्चर और रिलीजन, वॉट एवर दे आर। ठीक है, तो वो ये चीज़ें मतलब आगे जो है स्प्रेड करने लगता है। जो फिर मैल्कम एक्स लोगों में मतलब ब्लैक रेस में अवेयरनेस फैलाता है। अब क्या होता है कि वो फैला रहा होता है अवेयरनेस, इतने में क्या होता है, लॉस एंजलस में 1991 में रॉडनी किंग ये एक बहुत बड़ा लैंडमार्क है इन द हिस्ट्री ऑफ यूएसए। रॉडनी किंग को जो है 4 पुलिस ऑफिसर्स उसको बहुत बुरी तरीके से मारते हैं, और उसकी जो रिकॉर्डिंग है 4 पुलिस ऑफिसर्स की 1991 में वो आउट हो जाती है। 1991 में वो 4 पुलिस ऑफिसर्स
की इंक्वायरी शुरू होती है और 1994 तक वो जो है जेल में रहते हैं पुलिस ऑफिसर। 1994 में कोर्ट ये फैसला सुनाती है कि वो जो है बेगुनाह है और उनको रिलीज़ कर देती है। अब 1994 में क्या होता है कि लोग जो ब्लैक रेस है, इवन इंक्लूडिंग वाइट रेस, उनमें बहुत ही ज़्यादा एजिटेशन आ जाती है, एग्रेशन आ जाती है कि ये तो बिल्कुल भी इनके साथ जस्टिस नहीं हुआ, इंसाफ नहीं हुआ। लोग रोडों पे आ जाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। यूएसए एक बार फिर से बर्निंग हो जाता है। यूएसए यूएसए इज अगेन बर्निंग राइट नाउ। तो यूएसए 1994 में इसमें बर्निंग शुरू हो जाती है, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होते हैं जिसमें 50 लोगों की डेथ हो जाती है और 2300 लोग जो है इंजर्ड होते हैं। अब ये 1994 में ये हुआ। उसके बाद 1994 से लेकर मतलब ये इंसिडेंट्स ऑफ ब्लैक चलते रहते हैं। फिर जो 2012 का इंसिडेंट था जिसमें ट्रैवलॉन, एक जो ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन था, जो 17 साल का बच्चा था, वो जब अपने दोस्त से मिलने जाता है, उसको जो है एक वाइट गार्ड मार देता है शक की बिना पे। वो एक बहुत बड़ा एक बेसिस था ब्लैक रेस की सेग्रीगेशन का। उनको बहुत गुस्सा आता है कि हमें बेगुनाह मारा जा रहा है। उसके बाद आपका 2014 में एरिक गर्नर, जिसको इस बेस पे मारा जाता है जिस तरह अभी जॉर्ज फ्लॉयड को मारा गया है कि उसको उसकी नेक पे जो है नी रखकर उसको इतना ज़्यादा प्रेस किया गया है कि वो मतलब ही वुड नॉट एबल टू ब्रीथ, वो ब्रीथ नहीं कर सका और वो एंड में मर गया जैसे जॉर्ज फ्लॉयड। इसी तरह एरिक गर्नर को मारा जाता है 2014 में। ठीक है, 2014 में जब एरिक गर्नर को मारा जाता है तब भी लोग बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट शो करते हैं। किस बेसिस पे एरिक गर्नर को मारा जाता है कि वो देखा जाता है कि वो ड्रग ट्रैफिकिंग कर रहा था। अभी जो करंटली जॉर्ज फ्लॉयड को मारा गया है, जो एक 46 ईयर ओल्ड मैन था, वो क्या कर रहा था, वो एक दुकान पे जाता है, वो सिगरेट ख़रीदने जाता है। तो वो वहाँ जो है मतलब अकॉर्डिंग टू शॉपकीपर वो क्लेम करते हैं कि वो नकली नोट देता है $20 का। $20 का वो एक नकली नोट देता है। वो शॉपकीपर कॉल कर देता है, क्या कहते हैं, पुलिस को, और पुलिस आती है और पुलिस जो है उसके नेक को प्रेस करती है और वो अपनी बार एक ही वर्ड कह रहा था कि आई कैन नॉट ब्रीथ। यही वर्ड्स जो हैं एरिक गर्नर ने भी कहते हैं आई कैन नॉट ब्रीथ, और यही वर्ड्स आजकल प्ले कार्ड में ब्लैक रेस के देखे जाते हैं कि आई कैन नॉट ब्रीथ हर जगह। मतलब ब्लैक रेस ने अपनी प्ले कार्ड्स में लिखा हुआ है। इसका 2 मतलब है, एक तो लास्ट वर्ड्स ऑफ एरिक गर्नर एंड द लास्ट वर्ड्स ऑफ जॉर्ज फ्लॉयड। इसका एक और जो इसका आई कैन नॉट ब्रीथ का मतलब है कि ब्लैक ये कह रहे हैं कि हम अमेरिका में रह रहे हैं लेकिन हमारा सांस बंद हो रहा है, हमें फ्रीडम नहीं है कि हम खुली फिजा में इवन सांस भी ले सकें, क्योंकि हमारी इतनी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। ब्लैक रेस कह रही है कि आई कैन नॉट ब्रीथ। तो ये अभी ब्लैक लाइव्स मैटर का बहुत ज़्यादा इश्यू ऑरिजिनेट हो गया है रेसिज्म का, और ये सिर्फ जो प्रोटेस्ट है सिर्फ यूरोप में, सिर्फ अमेरिका में नहीं चल रही, ये प्रोटेस्ट इवन यूरोप में भी चले गए हैं कि अमेरिका ये जो सेग्रीगेशन हो रही है, रेसिज्म है, डिस्क्रिमिनेशन, ये ख़त्म की जाए। तो जॉर्ज फ्लॉयड को इस बेसिस पे मार दिया जाता है कि उसने नकली नोट दिया होता है। मैंने एक ट्वीट पढ़ा था, एक प्रोफेसर था अमेरिकन, वाइट प्रोफेसर मार्क डिक्वायर समथिंग लाइक दैट। उसने ट्वीट दिया था कि उसने कहा कि व्हेन आई वाज लाइक 17 ईयर्स ओल्ड, तो मैं भी जो हूँ एक शॉप में ऐसी शुगल के तौर पे जाकर एक फेक किस्म का जो है बिल देता हूँ, फेक किस्म का मैं मतलब पैसे देता हूँ, तो मुझे पुलिस अरेस्ट करके ले जाती है, वाइट पुलिस मुझे अरेस्ट करके ले जाती है और मुझे 1 घंटे के बाद पुलिस जो छोड़ देती है बिकॉज आई वॉज अ वाइट मैन। बट उसने कहा कि मुझे बहुत अफसोस हुआ कि एक ब्लैक, वो ही वॉज अ ब्लैक मैन, इस वजह से उसको मार दिया गया कि उसने भी मेरा वाला ही काम किया था, लेकिन मुझे 1 घंटे के बाद अरेस्ट के बाद छोड़ दिया गया, लेकिन उसको छोड़ा नहीं गया, ही वॉज कम टू डेथ। सो दिस इज़ द इश्यू ऑफ ब्लैक रेसिज्म के ये आपकी इश्यू जो है 16th सेंचुरी से शुरू हुआ। 1861 से लेकर 1865 तक सिविल वॉर हुई, 65 में स्लेवरी एबॉलिश्ड हुई, रिकन्स्ट्रक्शन एरा आया आपका 1863 से लेकर 1877 तक। उसके बाद आपका 85 से लेकर 1964 तक आपका सेग्रीगेशन एरा है, जिसमें हर तरीके से ब्लैक को सेग्रीगेट किया गया, जिसमें 2 इंपॉर्टेंट लॉज पास हुए, सिविल राइट एक्ट 1964, वोटिंग राइट एक्ट 1965 जो पास हुए। ठीक है, तो ये एक इनकी जो हिस्ट्री है ब्लैक की, ये मतलब इट्स नॉट लाइक दैट कि जॉर्ज फ्लॉयड इज़ द फर्स्ट केस। मतलब ये जो हिस्ट्री है इनकी बड़ी प्रोलॉन्ग हिस्ट्री है, ये फ्रॉम 16th सेंचुरी चल रही है कि इनकी डिस्क्रिमिनेशन हो रही है।
So this topic is very important for your current affairs as well as for your USA history, क्योंकि USA हिस्ट्री में इस तरह की मतलब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सिविल राइट्स मूवमेंट से रिलेटेड एंड रेसिज्म इन द हिस्ट्री ऑफ ब्लैक्स. ठीक है, इन द हिस्ट्री ऑफ USA, ब्लैक रेसिज्म इन हिस्ट्री ऑफ USA, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. Apart of that, if you wanted to ask any question, you can ask me.